सॉरी, ये शिवानंद भाई ने बताया है। मैं दो तीन चीजें शॉर्ट में कह के सीधे हम लोग आगे सब्जेक्ट पे चले आते हैं। सवाल ये उठता है कि भारत जैसे कहा विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है। संविधान में देखें Recording तो in कंट्री ऑफ द progress. पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। यहाँ सब कुछ जो है वो गिरवे रख दिया गया है। जो लोगों के अधिकार की बात करिए, संविधान की बात करिए, सभी की बात करिए, मोर देन जितनी हम बात करें, ये भारत के करीब करीब 4,218 या 4,220 ऐसा कुछ एमएलए हैं। उसमें से लगभग आधे तो क्रिमिनल्स उनके केसेस हैं। गिल्टी होंगे नहीं होंगे ये सब बात कोर्ट के ऊपर आती है, वी विल कम टू दैट। यदि पार्लियामेंट की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला के हम जब बात करते हैं तो करीब करीब 733 लोग करीब ये भी हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि जैसे एडीआर की पिटिशन में जगदीप छोकर साहब की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा, रूल्स आए आपको टिकट देने का कारण बताना है, ये करना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जैसे आती है ऐसे उनको पब्लिश करना कि हमारे ऊपर क्या क्या केस है क्या नहीं है, तो जनता को पता चले। पार्टी को टिकट क्यों दे रहे हैं उसके ऊपर में भी बात आई। तो पार्टी बोलती है हम टिकट उनको देते हैं जो जीत सकते हैं, विनेबिलिटी। अब विनेबिलिटी किसकी होगी है? यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं यू आर नॉट एबल टू विन, मगर आप गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को चाकू छुरी बंदूक लेके डराते हैं धमकाते हैं, तो आप जीत सकते हैं। क्रिमिनल केसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो देर आर सीरियस टू वेरी सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मेनी ऑफ आवर एमपीज एंड एमएलएस, इंक्लूडिंग रेप, मर्डर, किडनैपिंग। क्या क्या हम बात करें तो हमको कहने में शर्म आती है, इस प्रकार का हमारा इनका आचरण है। तीसरी हम जब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल है जैसे उत्तर प्रदेश, उनके जो चीफ मिनिस्टर अभी जो इलेक्ट हुए हैं, उनके पहली कैबिनेट मीटिंग जो जीतने के बाद जो बुलाई गई, उस मीटिंग के अंदर जो पहला प्रस्ताव पारित किया गया वो यही है कि उनके खिलाफ जितने केस थे वो सब विड्रॉ कर दिए। आप अपना जिसको कहें कि एक ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर, लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आप उनके वेलफेयर करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, उनके अधिकार की रक्षा करेंगे, उसकी जगह आपने पकड़ के झूठे झूठे दुनिया ऊपर के केस, बुलडोजर राज बोलते हैं, बुलडोजर बाबा, वो भी कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, और खुद के केस है वो सब वापस ले लेना। तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर कह सकते हैं। दिस इज द ब्लंट मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। हम दुनिया के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे, कि हम कैसे बोलेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी पावरफुल है, दिस थिंग दैट थिंग एंड ऑल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट दिया है सरकार को, कहा कि भाई आप इसके अंदर कोई कानून इस प्रकार करिए कि पर्टिकुलरली क्रिमिनल्स कैन नॉट एंटर द असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट। कमलेश्वर नाथ साहब ने भी जब लखनऊ में कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी, उसमें भी इन्होंने एक इसी विषय पे सेमिनार रखा था जिसमें अपने वक्तव्य में वो चर्चा करेंगे, और उसमें पीएमओ से उनके पास जवाब भी आया है। उसके बारे में भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा एनलाइटन करें अपने सभी जांच श्रोताओं को। अब इससे बाहर कैसे निकले, तो महारथी तो हमारे जगदीप छोकर साहब है, जो इसके ऊपर काफी दिनों से लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, और जस्टिस कमलेश्वर नाथ साहब है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस बर्निंग इश्यू पे आज संविधान के दिवस में हम लोग सब हाथ मिलाएं और एक दूसरे की ताकत बन के हम इसको इसको किस तरह से इसको कहें कि ये पागल हाथी जो कहते हैं हम, ये पागल हाथी जैसा है, कहीं किसी को भी मारे उड़ा दे सकता है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल दिस थिंग? तो आप देखिए, तब तक मैं आईबी सिंह का फोन भी आया एडवोकेट का, उनको लिंक भेज रहा हूं मैं उनको ईमेल में, सो दैट ही कैन ज्वाइन। या प्लीज शिवानंद भाई, शिवानंद भाई, जी या सर, प्लीज कैरी ऑन। धन्यवाद। हमें लगता है जगदीप कि छोकर कुछ साहब बोलने के लिए 12-15 रखना को चाहिए, निकलेंगे, मैं थोड़ा ध्यान जगदीप छोकर रखिएगा। साहब का सादर आमंत्रित करूंगा। हाँ बिल्कुल, तो अब इसमें कार्यक्रम में आप अपने विचार रखें। छोकर साहब सर प्लीज। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जस्टिस कमलेश्वर नाथ को अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। वो हमारे बहुत पुराने गुरु हैं, इसलिए इस आज के दिन उनको नमन करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, मैं आज के संविधान दिवस पर अपने सब साथियों का अभिनंदन और उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के दिया हुआ है जिसको हमारे एक चीफ जस्टिस ने तो पोल स्टार भी कहा है, ताकि जिसकी वजह से, जिसके दिखाए हुए रास्ते पर अगर हम चलें तो उम्मीद ये है कि हम उस सही रास्ते से भटकेंगे नहीं।
लेकिन जो हम पिछले कुछ सालों में देखते आ रहे हैं वो थोड़ा सा चिंताजनक है। और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले संविधान के जो सबसे प्रमुख निर्माता थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच जो दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच दी थी 25 नवंबर 1949 में, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कहा था कि आप इस संविधान को अडॉप्ट करिए, मैं इसको आपको प्रस्तुत करता हूं। उस स्पीच तो बहुत लंबी थी, मैं उस पूरी स्पीच का तो जिक्र करना मुनासिब नहीं है, समय नहीं है, लेकिन उस स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि आज के पावन दिवस पर हम लोगों को ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रमुख निर्माता थे, सर्व प्रमुख निर्माता, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा था। ये अंग्रेजी में है तो मैं इसको अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा, मैं उनकी बात का अनुवाद नहीं करना चाहता, तो जरा 1 मिनट ये मेरी बात सुन लीजिए। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को ये कहा था, आई शैल नॉट देयरफॉर एंटर इनटू द मेरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई फील however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. The working of a constitution does not depend wholly upon the nature of the constitution. The constitution can provide only the organs of the state, such as the legislature, the executive, and the judiciary. The factors on which the working of those organizations of the state depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their purposes, or will they prefer revolutionary methods of achieving them? And if they adopt the revolutionary methods, however good the constitution may be, it requires no prophet to say that it will fail. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play. ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले सज्जन ने कहा था कि ये संविधान अच्छा या बुरा ये कहना संभव भी नहीं है और ये कहने का कोई मतलब भी नहीं है। संविधान को जो लोग चलाएंगे, जो संविधान के साथ काम करेंगे, अगर वो लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और वो लोग खराब होंगे तो संविधान खराब साबित होगा। जैसे एटॉमिक एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि अगर एटॉमिक एनर्जी को हम बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसी एटॉमिक एनर्जी को हम अगर एटम बम बना के लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करें तो बहुत बुरी बात है। तो संविधान अपने आप में खुद काम नहीं कर सकता या करता। एक और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन भारतीय संविधान पे लिखने वाले एक बहुत मशहूर सज्जन है ग्रैनवेल ऑस्टिन, उन्होंने ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशंस आर इनर्ट डॉक्यूमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशंस एक बेजान के कागज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप काम नहीं करते। दे आर वर्क्ड बाय पीपल, उनको लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जैसे लोग होंगे वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये मैं इसलिए आज इस बात को थोड़ा सा मैं महत्वपूर्ण तरीके से कह रहा हूं कि जो आज का टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन,
वो सीधे सीधे यहीं से निकलता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने वाले लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ 2, 4, 8, 10, 15, 20, 50, 100 आपराधिक मामले अदालतों में चल रहे हैं, ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से इस्तेमाल करेंगे? बल्कि प्राकृतिक संभावना तो यही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, देश के और जनता के फायदे के लिए नहीं। जैसे प्रवीण भाई ने कहा कि यूपी असेंबली में उन्होंने पहले कानून पास कर दिया कि अब सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएं। ऐसा ही कानून कुछ साल पहले पंजाब असेंबली में पास कर दिया गया था कि जितने एमएलए हैं सबके सारे क्रिमिनल केस वापस कर दिए जाएंगे। ये सर्वसम्मति से प्रथा पास हुआ पंजाब असेंबली में और गवर्नर के पास भेजा गया उनकी अनुमति के लिए। उससे पहले कुछ लोगों ने कहा, और मैंने भी ट्रिब्यून अखबार में एक लेख लिखा था, कि क्रिमिनल केस को वापस लेने का अधिकार वो असेंबली को है ही नहीं। राजकीय नलकूप संख्या, क्रिमिनल केस को वापस लेने का अधिकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर मजिस्ट्रेट या जज के पास जाके कहे कि देखिए इस वजह से ये केस में कोई दम नहीं है, ये साबित नहीं होता, इसलिए इसको वापस लेना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये रिकमेंड कर सकता है कि केस वापस हो जाए। केस वापस करने का फैसला अदालत को ही करना होता है, और स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट जो है वो अदालत की तरह काम नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान का एक बहुत पुराना और बड़ा मशहूर प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि वो जिसका काम है वो ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। वो एक पुरानी कहावत है जो जिसको कहते हैं जिसका काम उसी को साजे और करे तो फिर पता नहीं क्या हो। तो वो बात है कि हमारे जो चुने हुए लोग हैं, और बदकिस्मती है कि उनको हम ही चुनते हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जिनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, और अगर है तो बड़ी सीमित और बड़ी गलत तरह की जानकारी है। एक नेता ने तो एक दफा ये कहा था कि मैं तो उनको ये सलाह देती हूँ कि वो इलेक्शन लड़ें और पावर सत्ता में आए और फिर जो मर्जी करें। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का ये लगता है कि एक दफा वो इलेक्शन में जीत गए और सत्ता में आ गए तो वो जो मर्जी कर सकते हैं, वैसा नहीं है। उनको संविधान के अंतर्गत काम करना पड़ता है, और संविधान से बाहर काम करने की किसी को ही इजाजत नहीं है। एक बात तो ये है कि संविधान, आज क्योंकि संविधान दिवस है, हमको ये समझना चाहिए कि संविधान के ठीक से काम करने के लिए हमको अच्छे लोगों की जरूरत है संसद में और विधान सभाओं में, जो संविधान को समझे, संविधान की मूलभूत जो वैल्यूज हैं उनको समझे, जो आदर्श हैं उनको समझे और उन पे काम करें। अब असलियत क्या है, जैसे प्रवीण भाई ने बताया और दूसरे हमारे जो मित्र हैं उन्होंने भी बताया कि आज की संसद में 43% उनको कहा जाता है माननीय संसद सदस्य। मुझे माननीय कहने में थोड़ा सा हिचक होती है। तो ये हम लोगों ने काम शुरू किया था 1999 में, और 2003 से ये शपथ पत्र देना लाजमी हो गया था, और 2004 का लोकसभा इलेक्शन सबसे पहला था जिसमें ये एफिडेविट्स काम में आए और पता लगा कि कितने लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो 2004 के लोकसभा में 25% लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले थे। हमने अपना काम शुरू किया, और फिर 2009 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें वो हमने सोचा था शायद कम हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो 25% से बढ़कर 30% हो गए। उसके बाद फिर कुछ चलता रहा, फिर 2009 में वो 30 के 35% हुए, और 2019 में वो 43% हो गए। अब आशंका ये है
कि 2024 के चुनाव में ये 50% से ज्यादा ना हो जाए। और ये इनका 50% से ज्यादा होना बिल्कुल असंभव नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब ये सब हम लोगों को पता है, फिर ऐसे लोग क्यों चुन के आते हैं? अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जनता इनको वोट देती है इसलिए चुन के आते हैं। उसके लिए मैं सबको ये बताने की कोशिश करता हूं कि हम लोग अपना जो इलेक्शन वॉच का एनालिसिस करते हैं उसमें ये भी देखते हैं कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके विरुद्ध क्रिमिनल केस चल रहे हैं। और अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के विरुद्ध आपराधिक मामले हैं, उसको हम कहते हैं रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये देखा गया है कि देश में लगभग 45 से 50% क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें 3 या 3 से ज्यादा उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केस होते हैं। फिर भी सवाल ये होता है कि भाई ठीक है, 3 उम्मीदवार हैं या 3 से ज्यादा हैं, आप क्रिमिनल वाले को वोट मत दीजिए, किसी दूसरे को दीजिए। ये फिर एनालिसिस ये दिखाता है कि चाहे उम्मीदवार 5 हो, 10 हो, 15 हो, ऐसे उम्मीदवार जिनके जीतने की और चुने जाने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो 2-3 ही होते हैं और वो बड़ी पार्टियों के होते हैं। तो अगर 3 लोग ऐसे हैं जिनके जीतने की संभावना है और बाकी 50 ऐसे हैं कि वो खड़े हो गए हैं, जीतने का उनका सवाल ही नहीं है, तो या तो मतदाता ऐसे उम्मीदवार को वोट दे जिसके जीतने का कोई दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका मतलब आप अपनी वोट को वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे उम्मीदवार को देना चाहते हैं जिसके जीतने की संभावना है, तो आपको क्रिमिनल वाले को देना पड़ेगा। तो वोटर के लिए कोई चॉइस नहीं रहती है इसमें। और इसके जिम्मेदार अगर किसी से मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूं कि सरकार कैसे चलती है, फिर वो बताते हैं कि ये होता है, हम चुनते हैं सरकार को। फिर मैं पूछता हूं कि जब आप चुनाव बूथ में जाते हैं तो क्या करते हैं? कहते हैं जी वो ईवीएम पे नाम लिखे होते हैं, उनमें से एक नाम चुनते हैं और उम्मीदवार एक उम्मीदवार को चुनते हैं। पूछता हूं कि उम्मीदवार कैसे बनते हैं? अगर आपको इस चुनाव में खड़ा होना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो घूम फिर के बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेना पड़ेगा। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, लेकिन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े बहुत होते हैं लेकिन जीतते बहुत कम है। आज कल की जो संसद है उसमें मेरे ख्याल में 3 या 4 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं और कोई है ही नहीं। तो पार्टी का टिकट मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर जब तक पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा, आपके उम्मीदवार बनने की और जीतने की संभावना बिल्कुल निल होती है। तो मतलब इसका ये निकलता है कि एक वोटर अपनी मर्जी से ये फैसला नहीं करता कि मैं किसको वोट दूं। उसको एक लिस्ट मिलती है ऐसे लोगों की जिनका पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलके चुना होगा कि भाई इन लोगों को हम बताएंगे कि जनता इनमें से किसी को वोट दे। तो जनता की वोट देने की जो चॉइस है वो पॉलिटिकल पार्टियां पहले से उसको डिसाइड कर लेती हैं कि इससे बाहर कोई वोट नहीं करेगा। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि द चॉइस ऑफ ए वोटर इज प्री कंस्ट्रेन्ड बाय द चॉइसेस मेड बाय ए सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टियां फैसला करती हैं कि मैं किसको वोट दे सकता हूं, मैं नहीं करता वो फैसला। इसलिए ये जो चुनाव या आपराधिक मामलों वाले लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और फिर हमें चॉइस नहीं होती, उसका सबसे ज्यादा जिम्मेवारी राजनीतिक दलों को है कि वो ऐसे लोगों को टिकट दें कि जो ठीक हो, जिनके खिलाफ कोई मुकदमे ना हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में तो जैसे कि एक होड़ लगी हुई है कि ऐसे लोगों को टिकट दे जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा केस है। उसकी वजह यह है कि जो लोग इस तरह के होते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस होते हैं, वो उनका समाज में
दबदबा तो मैं क्या कहूँ, उनसे लोगों को डर लगता है। और वो ये क्रिमिनलाइजेशन के साथ साथ जो चुनाव में बेइंतहा पैसा खर्च होता है, वो पैसा वो नहीं होता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आता है। ये अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहस हुई कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पैसा तो समुद्र में एक बूंद के वाला है। असली पैसा तो वो खर्च होता है कि जो अनअकाउंटेड है, ब्लैक मनी है और गैर कानूनी पैसा है। वो पैसा ये जो क्रिमिनल केसेस वाले लोग होते हैं, उनके पास अनअकाउंटेड पैसा ज्यादा होता है। तो ये क्राइम और पैसे का एक नेक्सस हो गया है, जिसको पॉलिटिकल पार्टियां उसको पनपा रही हैं और उसका फायदा उठा रही हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेवारी काम है। और वो इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टियों के कैसे उनको काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका कोई कानून नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टियां ये समझती हैं कि वो कानून के ऊपर हैं, क्योंकि उनके जो सदस्य संसद या विधानसभा में बैठते हैं वो कानून बनाते हैं। तो अगर कोई कानून उनको लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगता तो वो बदल देते हैं, और या उसको फॉलो नहीं करते हैं, कहते हैं कर लो जो मर्जी। ऐसे बहुत से हमारे अनुभव हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को अदालत में कहा गया कि एक दफा तो हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को गिल्टी कहा हुआ है एफसीआरए के वायलेशन का, और कहा था इनके खिलाफ 6 महीने में इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो क्या हुआ, वो एफसीआरए कानून को बदल दिया गया और उसको 2 दफा बदला गया ताकि इन दोनों पार्टियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो सके। तो मैं समझता हूं इसका सबसे जो बेसिक इलाज है इस बीमारी का, क्रिमिनलाइजेशन की, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक कानून होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियां किस तरीके से, किस म्याद, किस दायरे के अंदर है कि उनको काम करना पड़ेगा और उनको देश का कानून मानना पड़ेगा। वो कानून से ऊपर अपने आप को नहीं समझ सकती हैं। ये सबसे बड़ी जरूरत है जो करने की। मैं तो समझता हूं कि अगर आज के कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पे हम लोग कुछ करने का बीड़ा उठाएं और प्रण लें, तो वो ये होना चाहिए कि हम राजनीतिक दलों को कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के दायरे में बांधेंगे। और ये काम पार्लियामेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन ही बैठे हैं। न्यायपालिका में दिक्कत यह है कि न्यायपालिका कभी कभी तो बड़ी हिम्मत से काम करती है, लेकिन कभी कभी वो ये कह के जरा झिझक जाती है कि हम कानून बना नहीं सकते, हम सिर्फ कानून की परिभाषा कर सकते हैं। वो बात सही है, लेकिन ये भी एक प्रिंसिपल है कि अगर कानून में कोई कमी है या कोई कानून में कोई गैप है और जिससे पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है और पार्लियामेंट वो कानून नहीं बना रही है, तो वहां संसद ये कह सकती है कि जब तक, वहां न्यायपालिका ये कह सकती है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक कानून ये होगा, उसके बाद संसद बेशक उसको बदल दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में एडीआर के केस में ही इस्तेमाल किया था और वो अब तक चल रहा है, उसको किसी ने बदला नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि यही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में इस्तेमाल किया था, जिसके उल्टा कानून संसद ने बनाया है। तो ये एक ऑन गोइंग, मैं समझता हूं, स्ट्रगल है, अभियान है, लड़ाई है, जो हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। और ये पार्लियामेंट या ये संसद और न्यायपालिका, ये दोनों से उम्मीद इस वक्त नहीं है। और एक और सो कॉल्ड चौथा स्तंभ गिना जाता है देश का, जिसको कहते हैं मीडिया। मीडिया से भी अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीडिया तो बिल्कुल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक हिस्सा हो गया है। तो ये सिर्फ नागरिकों के ऊपर जिम्मेदारी है और नागरिकों को ही सोचना है कि हम अपने संविधान को
और अपने देश को आपराधिक तत्वों से कैसे बचाएं। इसमें मैं समझता हूं मेरे पास तो इसका कोई और इलाज नहीं है सिवाय इसके कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को मैं तो समझता हूं संघर्ष करना पड़ेगा और वो संघर्ष जन आंदोलन के रूप में ही होना पड़ेगा और कोई तरीका मुझे दिखता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दफा और आप सबको संविधान दिवस की बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। शिवानंद भाई क्वेश्चंस ले लीजिए।